Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your second mock test video solutions. आज के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं इनके अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे पॉलिटी से जो जुड़े सवाल आपके टेस्ट में आए थे. ना आई विल एडवाइस, अगर हम देखते हैं इस टेस्ट के क्वेश्चंस को, जो मॉक टेस्ट 2 था, ये बहुत ही ज़्यादा जो है पहले फैक्चुअल डेप्थ्स जो हैं, जो आपकी लक्ष्मीकांत है, उनसे कई क्वेश्चंस लिए गए थे. देन काफ़ी क्वेश्चंस थे जो कि करंट ओरिएंटेड थे, इन द सेंस कि ऐसे एक्ट्स, ऐसी कमिटीज़ जो कि न्यूज़ में रही हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही थी, उनसे रिलेटेड जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस लिए गए थे. राइट, दिस इज़ स्पेशली डिफरेंट फ्रॉम जो हमारा पहला मॉक 1 हुआ था. तो अगर आपने मॉक 1 दिया था तो आप उसको रिवाइज कर लें. अगर आपने मॉक 1 नहीं दिया था तो उसके वीडियो सोल्यूशंस भी जो हैं यूट्यूब पे पड़े हैं एंड ऊपर आपको कार्ड दिख जाएगा. तो आप जो है उसको, उस पर जाके क्लिक करके ज़रूर वो क्वेश्चंस देखें, बिकॉज वो क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर हमने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, वो बहुत सारे डिस्कस किए थे. तो जो पॉलिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो कि डेफिनेशनल क्वेश्चंस हैं, राइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस रिक्वायर करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों ही मॉक टेस्ट में ब्रॉडली ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स अ फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, जो कि आया था आपके पास. द फर्स्ट क्वेश्चन जो है अब आस्क्ड यू कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट फंडामेंटल राइट्स. पहली स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है जो कि रेजिडेंस को एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स इन स्टेट और यूटी या लोकल अथॉरिटी बनाया जा सकता है बाय ईदर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड. सेकेंड, a law prescribing punishment for offences under abolition of untouchability can be formulated only by the parliament and not by the state legislatures. अब ये मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल है. डिफिकल्ट क्यों होगा? अगर आपने लक्ष्मीकांत जो है 2-3 बार नहीं रिवाइज की है, क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो कि कई बार हम मिस कर देते हैं, जो कि काफ़ी ऑब्वियस नहीं होती हैं. राइट, तो अगर आपका ये क्वेश्चन सही है तो मतलब बेसिकली आपकी लक्ष्मीकांत की रिविजन काफ़ी अच्छी हुई है. सो दैट इज समथिंग दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. अब यहाँ पे जो है सही आंसर था B2 ओनली. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है. अब आपको ये रिलेट करना है विद आर्टिकल 35, है ना. हम यूजुअली जब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे होते हैं, हम आर्टिकल्स 14 to 32 तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट कई बार जो उसके प्रीसीडिंग एंड उसके बाद आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, जैसे आर्टिकल 12, 13 जो कि डील करता है विद स्टेट, या कौन से ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स को अगर एब्रोगेट कर रहे हो तो वो वॉइड माने जाएंगे. ठीक है, 13 जो आर्टिकल है वो आपके जुडिशियल रिव्यू जो है उसका एक इम्पेटस प्रोवाइड करता है. देन 32 के बाद भी आपके जो आर्टिकल्स है 33, 34, 35, हम इनके ऊपर जो है कई बार नज़र डालना भूल जाते हैं. तो यहाँ पे आर्टिकल 35 जो है ये ले डाउन करता है बेसिकली कि जो पावर है टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी. जब हम फंडामेंटल राइट्स करते हैं, हम देखते हैं दैट देयर आर सर्टेन राइट्स जो कि खुद सेल्फ ऑपरेशनेबल है, एंड देन देयर आर सर्टेन राइट्स जिनको ऑपरेट करने के लिए एक बैकिंग लॉ चाहिए होता है. ठीक है, तो इसके अलावा भी कई बार क्या होता है, कई ऐसी कंडीशंस होती हैं, हमें पता है हमारी फंडामेंटल राइट्स कम विद अ लिस्ट ऑफ कंडीशंस, तो उन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो कंडीशंस के रिगार्डिंग लॉज कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द फैक्ट के रेजिडेंस प्रिस्क्राइब की जा सकती है एज वन ऑफ द कंडीशंस फॉर गेटिंग अ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी. तो चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट वो किसी भी स्टेट में है या लोकल अथॉरिटी में है या यूटी में है, बट उसके कंसर्निंग जो लॉ है जो कि प्रिस्क्राइब करता है रेजिडेंस को, वो पार्लियामेंट बना रही है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर. सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई जो चीज़ें हैं, कई जो लॉज हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए हमें बैकिंग लॉ चाहिए होता है. एंड इसी तरह से अनटचेबिलिटी का भी इशू है. अब अनटचेबिलिटी को इन द ट्रू सेंस आर्टिकल 17 को ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमें एक लॉ की जरूरत है जो कि पनिश करेगा ऐसे लोगों को जो कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहेंगे, इवन दो इट हैज बीन आउटलॉड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसी को
एक तरह से पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करने के लिए जो लॉ मेकिंग की पावर है वो किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। पार्लियामेंट जो है लॉज के थ्रू डिक्लेयर करेगा दैट दीज आर सपोज्ड टू बी द एक्ट्स जो कि ऑफेंसेस की तरह गिने जाएंगे अंडर द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के अलावा भी आपका जो आर्टिकल 23 है जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के साथ डील करता है, तो राइट्स जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बेगार को किसी भी तरह से अबॉलिश करने की कोशिश करते हैं, उसके कंसर्निंग जो पनिशमेंट्स का लॉ है वो भी आपका पार्लियामेंट ही बनाएगा। नेक्स्ट अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, नाउ दिस इज अ मोर मीडियम लेवल क्वेश्चन। दिस इज अबाउट पार्लियामेंट्री सेशंस इन इंडिया। ये कहता है, पहली स्टेटमेंट है, यहाँ पे 1 नहीं है, ये 1 और 2 है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इंडिया के पास एक फिक्स्ड पार्लियामेंट्री सेशंस का कैलेंडर होता है, राइट। इंडिया हैज अ फिक्स्ड पार्लियामेंट्री सेशंस का कैलेंडर कंप्राइजिंग ऑफ 3 सेशंस अक्रॉस अ ईयर, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट है, नीदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वीन, राइट। अब ये दो स्टेटमेंट जो है आपके पास है, काफी बार इनके ऊपर जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड कोविड के चलते हुए पार्लियामेंट्री सेशंस जो है काफी चर्चा में थे, काफी न्यूज में थे। अब यहाँ पे सही जवाब क्या है? यहाँ पे सही जवाब है B2 ओनली। बी स्टेटमेंट जो है सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास जो है कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री सेशंस का कैलेंडर नहीं है। बाय कन्वेंशन हम बोलते हैं कि हाँ जी 3 हम बोलते हैं कि होने चाहिए पार्लियामेंट्री सेशन, बट ऐसा कई बार हुआ है, राइट, जहां पे एक सेशन जो है मिस हो गया है या फिर साल में 2 ही सेशंस हो पाए हैं बिकॉज ऑफ पॉसिटिव ऑफ टाइम या फिर ड्यू टू सम अदर रीजन। तो इंडिया के पास जो है कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। बाय कन्वेंशन क्या है? पार्लियामेंट 3 सेशंस के लिए मिलती है इन अ ईयर, राइट। जो हमारे 3 सेशंस है आपके विंटर, बजट एंड मॉनसून, ठीक है, आपके 3 जो है सेशंस के लिए मिलती है। जो आर्टिकल 85 है वो डील करते हैं ओनली विद द समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट को जो बुलाया जाएगा जब रिसेस में चलेगा, पार्लियामेंट जो है कन्वीन नहीं हुआ था, ठीक है, अडजर्न हो गया एक सेशन, उसके बाद जो है दोबारा जब हम बुलाते हैं या फिर एक जनरल इलेक्शंस के बाद जब हम बुलाते हैं पार्लियामेंट को, तो हम कहते हैं हम समन कर रहे हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। नाउ लाइक एनी अदर आर्टिकल, ये प्रोविजन भी जो है किससे डिराइव किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो एक और ही छोटी डिटेल है जो कि आपको याद रखनी जरूरी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली सेकंड स्टेटमेंट थी एब्सोल्युटली करेक्ट थी। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रूल्स ऑफ बिजनेस जो है ईदर ऑफ लोकसभा या फिर राज्यसभा प्रिस्क्राइब करते हैं कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज, किसे हमने 100 डेज तो मिलना ही मिलना है, कन्वीन करना ही करना है पार्लियामेंट ने, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है उनमें। द ओनली लिटिल थिंग दैट हैज बीन एडेड इज कि एक मैक्सिमम गैप जो है बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट वो 6 महीनों से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मतलब पार्लियामेंट ने एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसके अलावा जो है कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है वो लिखा नहीं गया है एनीवेयर। Next question is a rather easy question about question R. Again, this was something which was in the news. और आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही थी about the question R. पहली स्टेटमेंट है कि it is the first hour of every parliamentary sitting and mentioned है ये in rules of procedure of both the houses of parliament. Second statement कहती है कि जो questions raise किए जाते हैं during question R can only be posed to government ministers and not to private मेंबर्स, ठीक है। तो आपने मेरे को बताना है इनमें से कौन से क्वेश्चन जो है, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगेन दिस रिक्वायर्स अ गुड रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत एंड कि आपने लक्ष्मीकांत जो है अच्छे से रिवाइज की हो, ठीक है। अब इसके अंदर सही जवाब क्या है? इसके अंदर सही जवाब है ए स्टेटमेंट 1 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है क्योंकि हम गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ही नहीं, प्राइवेट मेंबर्स जो हैं उनके लिए भी क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। देयर आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी रेज्ड फॉर द प्राइवेट मेंबर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन आवर है, राइट, वाज समथिंग जो कि इंट्रिंसिक माना जाता है टू द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बाय बिकॉज जिसको हम रूटीन अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, रूटीन अकाउंटेबिलिटी या रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे वाया क्वेश्चंस द पार्लियामेंट कैन होल्ड मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल, राइट, वो इस क्वेश्चन आर के थ्रू होता है। तो प्राइमरीली इट हैज बीन डन टू कीप द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ensure routine responsibility of the government and its ministers, and that is why the first hour of every parliamentary sitting जो है question hour को dedicate किया जाता है। rules of procedure जो है दोनों ही houses of the parliament, that is लोकसभा and राज्यसभा में ये
मेंशन्ड है। एंड इस दौरान मेंबर्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो 3 मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, एंड दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हुम, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, राइट। स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। इनको कलर कोड भी किया जाता है, फॉर एग्जांपल स्टार्ड आर ग्रीन के अंदर, ठीक है, अनस्टार्ड आर वाइट के अंदर, एंड शॉर्ट नोटिस आर आपके लाइट पिंक कलर के अंदर, ठीक है। अब ये देख के तो आप बोलोगे तो फिर तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत होनी चाहिए थी। स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दीज 3 क्वेश्चंस, जहां पे स्टार्ट क्वेश्चन कौन सा होता है, जहां पे ओरल आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन जहां पे रिटन आंसर होता है, देयरफॉर नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जहां पे नोटिस जो है लेस देन 10 डेज दिया जाता है, ओरल आंसर मिलता है। इन 3 के अलावा भी क्वेश्चन आर के अंदर एक और जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, दैट इज क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। ये एड्रेस किए जाते हैं प्राइवेट मेंबर्स को अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो है फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन डील करता है विद सर्टेन बिल, रेजोल्यूशन या कोई भी और मैटर जो कि उस प्राइवेट मेंबर ने रेज किया है इन द हाउस एंड हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट, ठीक है। सो इन सच अ सिनेरियो, जब से प्राइवेट मेंबर्स बिल की डिस्कशन चल रही है, तो क्वेश्चन आवर में प्राइवेट मेंबर्स के लिए भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस पोज किए जा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई योर सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मीडियम टू डिफिकल्टी लेवल का है। दिस इज कंसर्निंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगेन इट इज एन ऑफिस जो कि कंटिन्यूसली न्यूज में रहता है, कंटिन्यूसली चर्चा में रहता है, एंड इसके सराउंडिंग जो है बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अ टाइम लिमिट एंड स्पेसिफाई करते हैं ये प्रोसेस फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सेकेंड, लोकसभा में इट इज द प्रेसिडेंट जो कि सेट करते हैं अ डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। एंड थर्ड स्टेटमेंट कहती है दैट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑल्दो द स्पीकर सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, बट वो विकेट नहीं करते हैं अपना ऑफिस। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ये सही है, और आपके ऑप्शंस जो है नीचे दिए गए थे, और इसमें सही स्टेटमेंट है C 2 and 3 ओनली। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। अगेन इट्स कंसर्निंग स्मॉल डिटेल्स जो कि हम कई बार मिस कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारी जो है गलतियां हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर हम पूरा स्कोर कर सकते हैं उनको हम स्कोर नहीं कर पाते। तो एक तरह से आप देख सकते हैं आपकी लक्ष्मीकांत की ही क्विक रिविजन हो रही है वाया दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो आर्टिकल 93 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इट कंसर्न्स लोकसभा, राइट, एंड लोकसभा का स्पीकर। ऑन दी अदर हैंड आर्टिकल 178 जो है वो स्टेट असेंबली से कंसर्न करते हैं, एंड वो कहते हैं कि जैसे ही जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उन्होंने मेंबर्स को चुनना है। 2 मेंबर्स को, एक मेंबर होंगे स्पीकर एंड एक मेंबर बनेंगे डेप्यूटी स्पीकर। तो उन्होंने बोला है क्या, एज सून एज इट मे बी पॉसिबल। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दी है कि विद इन 10 days ऑफ द लोकसभा कन्वीनिंग, राइट, ऐसा नहीं उन्होंने बोला है, ना ही उन्होंने प्रोसेस प्रिस्क्राइब किया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ना ही टाइम लिमिट देता है ना ही प्रोसेस देता है। ये क्या कहता है, इट लीड्स टू द लेजिस्लेचर्स, मतलब जहां पे स्पीकर ऑफ लोकसभा इज कंसर्न वहां पे लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली इज कंसर्न वहां पे स्टेट असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिसाइड कि किस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। लोकसभा एंड लेजिस्लेचर्स के अंदर अब क्या है, लोकसभा में प्रेसिडेंट जो है सेट करते हैं डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, वेयर स्टेट असेंबली में जो गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न वो सिलेक्ट करते हैं कि किस दिन जो है ये इलेक्शन होल्ड किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली, यूजुअली जो स्पीकर का टर्म होता है इट इज को टर्मिनस विद द लाइफ ऑफ द हाउस, कि जब तक हाउस रहता है तब तक जो है स्पीकर भी रहता है। हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंटली एक चीज जो कि याद रखनी जरूरी है कि जब हाउस डिसॉल्व भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होगी, नई लोकसभा जो है इलेक्ट होके आनी है। सो इवन दो फॉर दैट पीरियड स्पीकर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे, मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं रहेंगे, बट वो अपना ऑफिस जो है उसको वो विकेट नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली ही और शी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो जब नई लोकसभा कन्वीन होती है तब वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी और इंसान को छोड़ के जाते हैं। अब स्पीकर जो है इन मोस्ट ड्यूरेशन, जैसे कि मैंने बताया, उनका टर्म को टर्मिनस होता है विद द हाउस, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जब उनको रिजाइन या विकेट करना पड़ जा सकता है। पहला, अगर तो
he or she ceases to be a member of लोक सभा, तो इमेजिन कीजिए कोई फ्रॉड था जब उनके इलेक्शन प्रोसेस में, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो दैट पर्सन इफ he or she is no longer member of parliament or member of लोक सभा, तो वो स्पीकर भी नहीं रह सकते। यहाँ वो रिजाइन कर दे बाय राइटिंग टू होम, टू द डेप्यूटी स्पीकर। लास्टली अगर वो रिमूव कर दिए जाते हैं बाय रेजोल्यूशन, जो कि पास कर दी जाती है बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोक सभा, एंड ऐसे रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए 14 डेज का प्रायर नोटिस भी देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसर्निंग ट्रिब्यूनल्स। अगेन इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो डाली गई हैं। पहली चीज, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी, इट डिड नॉट कंटेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स एंड दीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी। Second, the Tribunal Reforms 2021 Act includes provisions on composition of selection committees and provides for a 4-year term of office. थर्ड, जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स 2021 एक्ट है वो स्पेसिफाई करता है मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऑफ 50 इयर्स फॉर अपॉइंटमेंट थ्रू ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों ही, एक जो स्टैटिक कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जो एक करंट कॉन्ट्रीब्यूशन आया है वाया द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, दोनों से जो है स्टेटमेंट्स ली गई हैं। अगेन यहाँ पे क्या है कि पहली तो जो स्टेटमेंट है अगर से 42nd अमेंडमेंट तक होती तो हम फटाफट उसको हाँ मार्क करते थे, बट अब यहाँ पे स्वरण सिंह आ गया है, राइट, तो यहाँ पे कंफ्यूजन उठ जाती है। देन अगेन अगर आपने थरली ढंग से रिवाइज नहीं की है इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स, तो आपको इन दो के रिलेटिंग भी जो है कंफ्यूजन हो सकती है, राइट। यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ द सही आंसर इज D 1, 2 एंड 3, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब क्या होता है, मोर ऑफन देन नॉट हम रिलेट करते हैं स्वरण सिंह कमेटी को किसके साथ, विद फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमें लगता है फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी स्वरण सिंह कमेटी ने और वही उनका काम था, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल से उनका कोई लेना देना था नहीं। स्वरण सिंह कमेटी ने इनफैक्ट बहुत सारी ब्रॉड recommendations दी थी including for fundamental duties as well as for tribunals भी, and that is why आपकी first statement सही है because it was on the recommendation of the स्वरण सिंह committee कि 42nd amendment ने tribunal के ऊपर एक पार्ट डाला and articles 323A जो कि डील करते हैं with administrative tribunals and article 323B जो कि डील करते हैं with other tribunals, उनको जो है ऐड किया गया in the constitution। अब 2021 का जो tribunal reforms act है which followed the finance act of 2017, जिसके थ्रू बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स जो है अबॉलिश कर दिए गए थे, कुछ नई चीज़ जो है ऐड कर दी थी। अब 2021 का ये जो एक्ट है ये पहली चीज़ तो प्रोवाइड करता है डिटेल प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। जो आपकी जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है जो कि ढूंढेगी ऐसे लोगों को जो कि मेंबर्स बनेंगे उन ट्रिब्यूनल्स के, ये उनका कॉम्पोजिशन बताती है और साथ ही में टर्म ऑफ ऑफिस भी बताती है कि कितना टर्म होगा, 4 साल का टर्म होगा सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट ऑफ व्हाट 70 ईयर्स होगी फॉर द चेयरपर्सन एंड 67 ईयर्स होगी फॉर द मेंबर्स। साथ ही में क्या बोलती है कि येस देयर इज अ मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऑल्सो, नॉट जस्ट अ मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट बट इट हैज ऑल्सो सेट अ मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऑफ 50 ईयर्स फॉर अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, कंसर्न करता है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। ये अब क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया, राइट। पहली स्टेटमेंट कहती है दैट व्हाइल कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसको डिफाइन कर दिया गया है इन द आरपीए एक्ट ऑफ 1951। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वाइड इंटरप्रिटेशन दी है टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स नॉट जस्ट रेम्यूनरेशन बट इन्फ्लुएंस एंड पेट्रनेज के बेसिस पे भी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिसाइड किया जा सकता है। ईजी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत चर्चा में रहा है, तो दीज शुड बी थिंग्स दैट यू शुड नो ऑफ। इसमें सही आंसर है ए, राइट। अब हमने क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी। हम कई बार इन चीजों को ढंग से नहीं देखते हैं और जिसके कारण स्टूपिड मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में, बट इस पे क्लैरिटी देने के लिए बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ऑफ वंस वाज द प्रद्युत बारदलोई वर्सेस स्वपन रॉय ऑफ 2001, जहां पे उन्होंने जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो हैं हाईलाइट किए कि इनके बेसिस पे आप डिटरमिन कर सकते हैं वेदर समवन इज एंजॉयिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। पहला ऑब्वियस था कि अगर तो गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट
रिमूवल या परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ द ऑफिस। सेकंड, अगर ऑफिस जो है उसके साथ कोई रेम्यूनरेशन अटैच्ड है। देन अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जिसके अंदर ऑफिस जो है हैज गवर्नमेंटल पावर्स, जैसे कि लाइसेंस देना, लैंड अलॉट करना, कोई भी मनी जो है उसको रिलीज करना फॉर अ प्रोजेक्ट, तो भी जो है इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। लास्टली, अगर ऑफिस जो है किसी भी तरह से इनेबल करता होल्डर को टू एंजॉय सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस और पेट्रनेज। ठीक है, सो दिस इज व्हाई योर सेकंड स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज विद रिस्पेक्ट टू वेरी इंपॉर्टेंटली योर सुजित प्रसाद कमिटी। अब सुजित प्रसाद कमिटी क्या है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो कमिटी थी इट वाज फॉर्मुलेटेड अंडर द एजिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि ये कमिटी जो है सजेशंस देगी ऑन पॉलिसी मैटर्स जो कि पर्टेन करते टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज एंड इनकी इशुएंस। थर्ड, ये सजेशंस देगी रिगार्डिंग रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स, दोनों ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैटर में। ठीक है, अब ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्टेड हो सकता है अगर आपको डिटेल्स ना पता हो रिगार्डिंग द कमिटी, विच इज ऑफन क्वाइट डिफिकल्ट, लोगों को नहीं याद रहता। अब यहाँ पे सही इज योर डी विच इज 2 and 3। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। तो सुजित प्रसाद कमेटी या द म्यूनिसिपल बॉन्ड्स डेवलपमेंट कमेटी जो है ये एक्चुअली आरबीआई नहीं बल्कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अंडर जो है बनाई गई है टू सजेस्ट इन पॉलिसी मैटर्स जो कि कंसर्न करते हैं द इशुएंस ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, राइट, कंसर्निंग हमारे स्मार्ट सिटीज एंड वी वांट टू मेक आवर सिटीज बेटर, मोर एनेबल्ड लोकेशंस, ताकि लोगों के पास जो है बेस्ट सर्विसेज हो। सो वन ऑफ द वेज ऑफ जनरेटिंग इनफ कैपिटल टू इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स इज वाया दीज म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली जो इसकी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट है दोनों ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैटर में, ये इसके कंसर्निंग भी जो है सजेशंस देगी सेबी को। नेक्स्ट अप नाउ इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 3 स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, राइट, दैट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड एनी सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके पास पावर है टू अपॉइंट रीजनल कमिश्नर्स एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन बिफोर जनरल और स्टेट इलेक्शंस। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करती है कि कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड रीजनल कमिश्नर्स जो है विल बी सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसमें सही आपने आंसर बताना था एंड यहाँ पे सही जवाब है सी 1 and 3, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। अगेन छोटी छोटी डिटेल्स है अबाउट इलेक्शन कमीशन जो कि कई बार हम भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। आर्टिकल 324 वेरी ऑब्वियसली बताता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड एनी सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो कि डिटर्मिन कर सकते हैं प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू time. ठीक है, now very importantly when it comes to regional commissioners it is not the chief election commissioner but in fact the president जो कि appoint करते हैं after consulting the election commission regional commissioners जो कि necessary होते हैं to assist the work of election commission. Lastly very importantly जो आपकी conditions of service and tenure of office हैं they are subject to provision of any law made by the parliament. ठीक है, दोनों ही for election commissioners as well as regional commissioners, but कौन determine करता है? President. But president भी किस basis पे determine करता है? On the basis of जो law बनाया गया है by the parliament. तो yes, absolutely it is subject to laws made by the parliament. नेक्स्ट आप कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, काफी न्यूज में रहे हैं, काफी चर्चा में रहे हैं, तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दिस। पहली स्टेटमेंट कहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है प्रोटेक्टेड है एज फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि कोऑपरेटिव जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं इन द 7th शेड्यूल। यहाँ पे सही आंसर है A1 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। कोऑपरेटिव्स जो है आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं ना कि आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में। बहुत न्यूज़ में थे, बहुत चर्चा में थे। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है जिसके तहत जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके ऊपर एक सेपरेट पार्ट बना दिया गया था, एक न्यू पार्ट कॉल्ड द पार्ट 9B विच वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इसके ही चलते हुए कोऑपरेटिव्स वाज आल्सो एडेड एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(c) जो कि आपके राइट टू एसोसिएशन का हिस्सा है, मेकिंग इट अ फंडामेंटल राइट।
इसी के साथ साथ 43B ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है ऑन द गवर्नमेंट टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इतनी चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट रेड डाउन, इट स्ट्रक डाउन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कंप्लीटली नहीं हटा दिया बट कुछ प्रोविजंस जो हैं उनको हटा दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि कोऑपरेटिव्स क्योंकि स्टेट लिस्ट में आते हैं, दिस अमेंडमेंट शुड हैव बीन रैटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो कि नहीं किया गया था, एंड देयरफॉर इट प्रोवाइड्स अ मेजर बूस्ट to the development of federalism as well as states and states cooperatives in the country. Next question and the last question is with respect to parliamentary privileges. Again something जो कि काफी चर्चा में रहता है। पहली स्टेटमेंट कहती है parliamentary privileges are available to members of parliament as well as president and attorney general of India. Second, contempt of house जो है has wider implications than breach of privilege जब हम बात करते हैं violation of parliamentary privileges की। आपने अब देखना है इनमें से कौन सा आंसर जो है सही है। अगेन ये easy to medium level में मानूंगी क्योंकि कई बार हम पढ़ के नहीं जाते हैं, हम बस ये पढ़ जाते हैं हाँ जी 105 के थ्रू जो है कुछ प्रिविलेजेस लिस्ट आउट की गई हैं, कोई लॉ नहीं है जो उनको एग्जॉस्टिवली डिफाइन करता है, बट ये छोटी छोटी चीजें जो है कई बार हम भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब है A1 ओनली। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, राइट। अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है मार्क करनी थी, ये ध्यान देना है आपने। तो पहली स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड दैट इज व्हाई योर आंसर 1 ओनली A जो है ये सही होगा, बिकॉज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं एज यू विल नो आर राइट्स एंड इम्यूनिटीज जो कि दिए जाते हैं टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ताकि वो फ्रीली डिस्कशन कर सके, डिबेट कर सके, अपने ओपिनियंस आगे रख सके। नोबडी कैन रियली होल्ड देम से गिल्टी या किसी भी तरह से उनको पनिश ना कर सके या किसी भी तरह से उनको हार्म ना पहुंचा सके। ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कुछ और लोगों को भी जो है फॉरवर्ड की जाती है जिनके पास राइट टू स्पीक होता है इन पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज यूनियन मिनिस्टर्स। यूनियन मिनिस्टर्स हमने क्यों बोला? यूजुअली तो यूनियन मिनिस्टर्स आर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बट हमें पता है कि इंडियन सिनेरियो में, इंडियन एग्जीक्यूटिव में कोई इंसान जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा हो सकता है इवन विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 months, राइट। सो इन दो 6 months जब तक वो इलेक्ट नहीं हुए हैं टू आइदर हाउस, तब जब वो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में तब भी उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। हाउएवर द प्रिविलेजेस आर नॉट एक्सटेंडेड टू द प्रेसिडेंट, इवन दो द प्रेसिडेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, बट इनके पास जो है ये प्रिविलेजेस नहीं होती हैं। साथ ही में ना वेरी इंपॉर्टेंटली हमें पता है अबाउट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। जब भी कोई इंडिविजुअल अथॉरिटी किसी भी तरह से नजरअंदाज करती है या अटैक करती है एनी ऑफ द प्रिविलेजेस, राइट्स और इम्यूनिटीज जो कि ईदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कलेक्टिव कैपेसिटी में दी गए हैं, तो इसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं एंड पनिश किए जाते हैं बाय हाउस। अब जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस इसके वाइडर इंप्लीकेशंस है, तो देयर कैन बी अ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस विदाउट देयर बीइंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो कोई भी एक्ट जो भी किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करता है द फंक्शनिंग ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो है मान सकते हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाई कंटेम्प्ट ऑफ हाउस इज अ मच वाइडर एक तरह से कॉन्सेप्ट देन द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, सो ये जो है 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, आपको नजर रखनी है। मोस्ट क्वेश्चंस जो है जैसे कि आपको पता होगा हमारी रिवीजन सीरीज से लिए गए हैं। जो हमारी रिवीजन सीरीज थी 1, 2 and 3 जो कि अक्रॉस 3 वीक्स आई थी, तो वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप उनसे क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं देयर इज टाइम, जाके उसको रिवाइज कीजिए बिकॉज उनके ऊपर क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, राइट। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अब स्ट्रेस मत लीजिए, जस्ट ये टेस्टिंग के थ्रू ट्राई कीजिए अपनी मिस्टेक्स को कम करना, उनके बारे में जानना, तो सो दैट अगर ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है आप उस मिस्टेक को दोहराते नहीं हैं। ठीक है, कीप अ काम माइंड, कीप अ cool and collected mind, right? You have studied enough. Now it's time to go and show that in the paper, right? It is not the time to fret. It is not the time to now study new material because आपको कुछ याद नहीं होगा, जो पुराना है वो भी भूल जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, टेस्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड राइट अ वेरी वेरी गुड एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अटेम्प्ट एंड आई एम श्योर यू विल ऑल डू वंडरफुली।